Hey and Assalamu alaikum. Welcome to Study Sphere. Once again, we are here with an important lecture that is going to be autobiographical elements in the Mill on the Floors by George Eliot. George Eliot जो कि एक फीमेल राइटर हैं और इन्होंने अपना पेन नेम एक मेल के नाम से रखा हुआ था. इसकी वजह ये थी क्योंकि ये एक विक्टोरियन एरा में इनका टाइम पीरियड था. सो वहाँ पे इतना ज़्यादा फीमेल को एक्सपोजर नहीं था कि उनकी राइटिंग्स वो कर सकें, और अगर वो करती हैं तो वो उतने ही अच्छे तरीके से पब्लिश हों जैसे दूसरे मेल राइटर्स की होती हैं. सो दैट्स वाई शी यूज्ड हर पेन नेम एज जॉर्ज इलियट, जो कि बिल्कुल मेल नेम है. सुनने में मुझे भी एक टाइम तक लगता था कि शी वॉज अ मेल बट नॉट. हमने जब इनकी बायोग्राफी पढ़ी और डेप्थ में इनको स्टडी किया सब पता चला कि शी वॉज अ फीमेल राइटर, और बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड उन्होंने अपना नाम चेंज किया था. सो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम ले लें कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको फिक्टिव एलिमेंट्स के साथ यानी फिक्शन के साथ ऐसे मर्ज करते हैं कि इन द रिज़ल्ट उनका एक नॉवल या कोई भी उनकी राइटिंग जो एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस होती है, बनती है, सो उसके अंदर उनकी रियल लाइफ के भी एस्पेक्ट्स होते हैं और फिक्शन की स्टोरी भी होती है, और कहीं ना कहीं उसके थ्रू राइटर्स जो हैं वो कोई डीप मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं. अपनी स्ट्रगल्स अगर उनकी लाइफ में कुछ हैं तो वो आगे पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं. सो लेट्स सी के द मिल ऑन द फ्लोर्स जो इनका बहुत ही फेमस नावल है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि, और इट वाज पब्लिश्ड इन 1860 और 3 वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ था बेसिकली. सो इनका जो ये नावल है हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे कि हमें फिर पता चले कि क्या ये उनका एक प्रॉपर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है और सिर्फ थोड़े रेफरेंसेस हमें मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो वाइल द मिल ऑन द फ्लोर्स इज़ अ फिक्शनल वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्शनल वर्क्स होते हैं. सम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड ग्लिम्स इनटू जॉर्ज इलियट्स लाइफ, थॉट्स एंड इमोशंस. यानी इसके अंदर कुछ ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस हमें मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज इलियट की पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी थॉट्स क्या थी, इमोशंस क्या थे, एंड मेकिंग द नॉवल इवन मोर कंपेलिंग फॉर रीडर्स. और ये इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे रीडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंपेल होते हैं यानी अट्रैक्ट होते हैं. वो उनको ऐसे लगता है कि वो खुद भी रिलेट कर रहे हैं. सो रीडर का वो इंटेंशन और रीडर की क्या कह सकते हैं इसको हम अटेंशन लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए ये एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हुए थे यहाँ पर. एंड फॉर रीडर फैमिलियर विद हर बायोग्राफी एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन. ओके, और ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव किन रीडर्स के लिए था? जो उनकी पर्सनल लाइफ को यानी उनकी बायोग्राफी को पहले से जानते हैं या उनकी लिटरेचर में कितनी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा कंपेलिंग है. सो लेट्स सी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें इस नावल के अंदर मिलेंगे. सबसे पहला जो रेफरेंस हमें इस नावल के अंदर मिलता है वो है जी रूरल अपब्रिंगिंग. यानी जॉर्ज इलियट की पर्सनल लाइफ में भी उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह के एरिया में ही हुई थी, कोई कंट्री साइड थी, और इस नावल की सेटिंग जॉर्ज इलियट ने भी इसी तरह के एक एरिया में किया, तो ये हमें उनकी पर्सनल लाइफ से भी इसका रेफरेंस मिलता है. सो द नॉवल सेटिंग इन द कंट्री साइड एंड इट्स डिटेल्ड पोर्ट्रेल ऑफ रूरल लाइफ. यानी किस तरह से उन्होंने इसकी सेटिंग एक इस तरह के कंट्री साइड में किया और उन्होंने जो इन विलेज लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विविडली पोर्ट्रे किया है अपने इस नावल के अंदर. सो ये क्या करता है? ड्रॉ पैरेलल टू जॉर्ज इलियट्स ओन चाइल्डहुड. यानी ये हमें बिल्कुल जॉर्ज इलियट के ही चाइल्डहुड में ले जाता है, जैसा उनका चाइल्डहुड था उन्होंने तकरीबन उसी तरह की रिलेटेबल चीज़ें यहाँ पे शो की हैं इन द वॉर्कशायर कंट्री साइड. सेकेंड मेन एलिमेंट हमें इसके अंदर मिलता है थर्ड. यानी किस तरह से मैगी ट्रूलीवर जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, उसके अंदर एक नॉलेज के लिए थर्स्ट थी, वो चाहती थी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना. सेम जॉर्ज इलियट भी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इसी तरह से थी. सो द प्रोटैगनिस्ट मैगी ट्रूलीवर डिस्प्लेज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड लर्निंग. यानी उसने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उसकी वो लर्न करना चाहती है, मच लाइक जॉर्ज इलियट, बिल्कुल जैसे जॉर्ज इलियट थी. एंड वो वॉज नोन फॉर हर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड पैशन फॉर लिटरेचर. यानी अगर हम जॉर्ज इलियट की लाइफ को डीपली स्टडी करें तो उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो लिटरेचर को लेके पैशनेट थी और क्यूरियस थी, न्यू न्यू टेक्निक्स जानने के लिए, न्यू न्यू लर्न करने के लिए चीज़ें.
थर्ड मेन एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स, यानी जॉर्ज इलियट की पर्सनल लाइफ में भी उनके फैमिली रिलेशनशिप्स थोड़े कॉन्ट्ररी थे, इतने अच्छे नहीं थे, कॉम्प्लेक्स थे, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रही थी। और इस नावल के अंदर प्रोटैगनिस्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अदर सोसाइटल मेम्बर्स के साथ, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। सो द नावल एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स, यानी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है रिलेशनशिप्स के अंदर, एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, यानी किस तरह से रिलेशनशिप्स जो हैं जी अफेक्ट होते हैं और अफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्टिंग जॉर्ज इलियट्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद हर फैमिली। अब ये सारी चीज़ें जो मैगी ट्रूलीवल की लाइफ में इन्होंने पोर्ट्रे की हैं, वो बेसिकली इनकी अपनी लाइफ में ही इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहा था, तो ये उनके हमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही लगते हैं विद हर मदर एंड फादर, यानी उनके अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था। बिल्कुल उन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी की, उसके अंदर भी वही रिलेशनशिप, उसी टाइप का रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ बनाया जैसा उनका खुद का था। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास स्ट्रगल्स फॉर एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी एजुकेशन को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा था जॉर्ज इलियट को। यही चीज़ उन्होंने अपने नावल के मैगी के कैरेक्टर में, यानी जो उनकी हीरोइन थी नावल की, उसके कैरेक्टर में दिखाई है। सो मैगीज स्ट्रगल्स टू एक्सेस एजुकेशन, यानी उसको एजुकेशन के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना था, एंड असर्ट हर इंडिपेंडेंस, और किस तरह से वो अपनी इंडिपेंडेंस भी फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी। So it mirrors basically George Eliot's own challenges in society that limited opportunities for women, क्योंकि ये एक विक्टोरियन एरा था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड थी, और इसी तरह उनको ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिली हुई थी कि वो अच्छी एजुकेशन, इवन के एजुकेशन हासिल कर सकें। तो इतनी ज़्यादा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जॉर्ज इलियट ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपनी लाइफ में, और काइंड ऑफ सेम उन्होंने अपना जो मेन कैरेक्टर है मैगी ट्रूलीवर का, उसको भी इसी तरह से स्ट्रगल से गुजरते हुए दिखाया है, जो कि एक और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इस नावल के अंदर। 6 पॉइंट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, यानी इंटेलेक्ट और फिलोसफी, यानी रीजंस और लॉजिक, यहाँ पे इनकी बात आ जाती है। सो द मील ऑन द फ्लोर्स डेल्व्स इनटू फिलोसफिकल एंड एथिकल क्वेश्चन, कि ये जो नॉवल है ये हमें बहुत ही ज़्यादा एथिकल क्वेश्चंस बिल्ड करवा देता है, यानी हम लोग अक्सर फिलोसफिकल चीज़ें सोचने लग जाते हैं, एथिकल होकर चीज़ें क्वेश्चन सोचने लग जाते हैं, और ये हमें क्या चीज़ दिखाते हैं कि रिफ्लेक्टिंग जॉर्ज इलियट्स ओन इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स मोरल डिलेमास, यानी आपके अंदर इखलाकी तौर पे आप कितने ज़्यादा कॉन्ट्ररी हैं। डिलेमा का मतलब होता है दोहरी, आपकी जैसे टू साइडेड कह लो या मल्टी फेस्टेड मैन कह लो, तो किस तरह से इंसान के अपने कैरेक्टर के अंदर डिलेमास होते हैं या दूसरे कैरेक्टर्स के अंदर होते हैं, और सोसाइटल इश्यूज़ क्या होते हैं। तो जॉर्ज इलियट ने भी अपनी राइटिंग्स के थ्रू यही चीज़ पोर्ट्रे की है, और इस नावल के अंदर भी हमें ये दो थीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मिलता है। 7 नंबर पे है जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, यानी इस नावल के अंदर बहुत ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए हैं, जैसे कि वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑब्वियसली हीरोइन का ही कैरेक्टर ले लें अगर आप। सो द पोर्ट्रेल ऑफ रेजिलिएंट एंड इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर्स इन द नावल रेजोनेट विद जॉर्ज इलियट्स ओन एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट, क्योंकि जॉर्ज इलियट खुद भी वीमेन राइट के लिए लड़ना चाहती थी और लड़ती भी थी, उनके लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और अपनी हर अनकन्वेंशनल लाइफ एज अ सक्सेसफुल फीमेल राइटर। और उनकी खुद की ज़िंदगी भी विक्टोरियन एरा में बहुत सप्रेस्ड किस्म की थी, बट वो खुद भी एक एम्पावर्ड वुमेन की तरह नज़र आती हैं हमें, और इतनी सक्सेसफुल राइटर हैं कि राइट नाउ टिल डेट हम उनकी राइटिंग्स पढ़ रहे हैं और अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, तो उनके नावल के अंदर भी हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ही देखने को मिलते हैं। सो दैट वॉज व्हाट वी वर having from the autobiographical elements or references in the Mill on the Floors novel by George Eliot. So completely तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल इन्होंने अपना ही कैरेक्टर पोर्ट्रे कर दिया है, बट ये जो हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं इनसे हम यही कंक्लूड करते हैं कि आप इसको 50-50 समझ सकते हैं या फिर 40-60 समझ सकते हैं कि ये नावल जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। So that was this. If you like this video, give a huge thumbs up. Follow for more videos. Thank you so much for watching this.